नमस्कार दोस्तों। संविधान के आज के इस लेक्चर में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम संविधान के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जिसके तहत आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 इसमें कवर होते हैं। हम एक एक करके हर एक आर्टिकल का ओवरव्यू लेंगे। इससे संबंधित हम और भी नागरिकता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और छोटी मोटी और भी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने संविधान से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप उनको आगे भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय है जिससे कि आप किसी संबंधित इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन या उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 5 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 में बात की गई है संविधान के प्रारंभिक समय से नागरिकता के बारे में, यानी कि जब संविधान का प्रारंभिक समय चल रहा था उस समय नागरिकता किस तरीके से मिलती थी या उस समय नागरिकता का क्या स्टेटस था। तो आर्टिकल 5 में सिंपली बस ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता का क्या स्टेटस है। आर्टिकल 6 की बात कहें तो आर्टिकल 6 में वो व्यक्ति या वो लोग शामिल होते हैं जो पाकिस्तान से भारत आए, यानी उन व्यक्तियों की चर्चा की गई है, उन लोगों की चर्चा की गई है जो पाकिस्तान से भारत आए, उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, क्या क्या कंडीशंस उनके पर रहेंगी जो वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 7 में उन लोगों की चर्चा की गई है कि जो पहले थे तो भारत में, लेकिन वो पहले पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वो लौटकर वापस ही भारत में आ गए। तो यहाँ पे आर्टिकल 7 में उन लोगों की चर्चा की गई है। वहीं अगर हम आगे चलें तो आर्टिकल 8 किया और तो यहाँ पे उन लोगों की चर्चा की गई है जो भारत से बाहर रहने वाले वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, यानी हैं तो वो भारत के व्यक्ति लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं और उन्होंने अभी अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है, यानी कि वो भारतीय मूल के हैं। आर्टिकल 9 की बात करें तो यहाँ पर उन व्यक्तियों की बात की गई है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर ली गई हो, यानी कि आर्टिकल 9 में उन व्यक्तियों की बात की गई है जो भारत के थे लेकिन अब उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता अपने इच्छा से स्वतः ही मंजूर कर ली है, स्वीकार कर ली है। तो उस कंडीशन में क्या होगा। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, इस बात पर चर्चा की गई है, यानी कि आर्टिकल 10 में बातें कही गई हैं कि नागरिकता के जो अधिकार हैं वो कब कब किन कंडीशंस में आपके कंटिन्यू रहेंगे, जारी कब रहेंगे। और सबसे आखिर में आता है आर्टिकल 11 जो कि बात करता है संसद के द्वारा कानून के जो संसद के द्वारा नागरिकता के कानून जो बनाए जाएंगे उनको कैसे बनाया जाएगा, उनकी विनियमित करना, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये तो बात हो गई आर्टिकल्स के यानी नागरिकता के जो आर्टिकल समाहित हैं उनके ओवरव्यू की। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की कि कब कौन सी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक भी अगर भारत में जन्मा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि संविधान के लागू होने के, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास करता है, यानी कि भारत
का जब संविधान लागू हुआ, उसके लागू होने के 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति अगर निवासी रहता है भारत का, तो वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें ये भी चर्चा की गई है, मतलब नागरिकता में इस बात की भी चर्चा होती है कि संसद को नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको अधिग्रहण, उनको समाप्त करने, उसमें संशोधन करने या उससे संबंधित कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान लाने की पूरी शक्ति है। यानी संसद में नागरिकता से संबंधित कोई भी कार्य करने का अधिकार सरकार रखती है। अब यहाँ पर इतनी बात हो गई नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स की, उसमें कुछ पॉइंट्स की। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आती हैं जो कि एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो पूछी जाती है। सबसे पहले होता है नागरिकता प्राप्त करने की कंडीशन और नागरिकता छीनने की कंडीशन। ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि नागरिकता इस भाग में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, यानी कि किन किन कंडीशंस में कब कब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है वंश के आधार पर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके माता या पिता में से कोई एक यदि भारत में जन्मा हुआ है, तो वो व्यक्ति वंशानुसार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरी इसमें कंडीशन है जन्म से, यानी कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हुआ है, भारत में ही उसका जन्म हुआ है, तो उसको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है वो है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। इस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति विदेश में निवास करता है, विदेश से निवास करके आया और लेकिन वो मूलतः भारत में रह रहा हो, लेकिन वो कितने सालों तक, लगभग 7 वर्षों तक अगर उसने भारत में निवास किया है लगातार, तो उस व्यक्ति को बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। चौथी कंडीशन है कि कोई यदि क्षेत्र है, यानी कोई ऐसा एरिया जो कि भारत में समावेश कर लिया गया हो, यानी कि भारत में उसको मिला लिया है, तो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और जो सबसे अंतिम कंडीशन है वो है प्राकृतिकीकरण, यानी नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि ऊपर की जो हमने कंडीशंस डिस्कस की, यानी कि वंश के द्वारा, जन्म से, क्षेत्र समावेश या फिर पंजीकरण, कोई इनमें से 3 कंडीशंस अगर उसमें फुलफिल नहीं होती हैं, उनमें से 3 संबंधित नहीं हैं उपरोक्त, तो चौथी ये वाली यानी कि ये प्राकृतिकीकरण द्वारा यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा उसको सिटीजनशिप प्राप्त हो जाएगी, जिसके तहत उस व्यक्ति को भारत में 12 वर्ष तक निवास करना होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये जो हमने ऊपर की डिस्कस की हैं जो कंडीशन उसमें से नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति 12 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा है, तो उसको बाय नेचुरलाइज वे से, प्राकृतिकीकरण द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें कि भारत की नागरिकता छिन भी सकती है, यानी कि भारत की नागरिकता हट भी सकती है। जो सिटीजनशिप का स्टेटस है, इंडियन सिटीजनशिप का, उसका स्टेटस हट भी सकता है। किन कंडीशंस में हट सकता है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है त्याग द्वारा, यानी कि अगर किसी ने स्वतः ही सिटीजनशिप को त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में सिटीजनशिप भारत का नहीं रहेगी। दूसरी जो कंडीशन है वो है
कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी स्वतः ही भारतीय नागरिकता चली जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही वो व्यक्ति स्वीकार करेगा, स्वतः ही इस नागरिकता को यानी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो है वंचना द्वारा, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है वो पंजीकरण से मिली है या नागरिकीकरण से मिली है, यानी कि ये नेचुरलाइज तरीके से अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है या रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है और उसके बाद वो 5 वर्षों के भीतर यानी उसकी रजिस्ट्रेशन के द्वारा या नेचुरलाइज तरीके से सिटीजनशिप प्राप्त करने के बाद के अंदर ही किसी भी देश में वो 2 वर्षों का कारावास काट कर आता है, यानी कि अगर ये कंडीशन मिलने के बाद अगर वो किसी अन्य देश में 2 वर्ष की जेल इम्प्रिजनमेंट अगर इसे किसी को हो जाती है और तथा लगातार वो 7 वर्षों तक भारत में निवास नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कहें, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर कॉमन मैन की भाषा में कहें, यदि कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप किसी को प्राप्त हुई है रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइज तरीके से और उसके ये मिलने के बाद वो 5 वर्ष के भीतर ही उसको 2 वर्ष कहीं अन्य देश में सजा हो जाती है या वो 7 वर्षों उसके रजिस्ट्रेशन और ये होने के बाद नेचुरलाइज तरीके से सिटीजनशिप मिलने के बाद उसे 7 साल वो भारत में निवास ही नहीं करता, तो फिर उसकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई सिटीजनशिप लूज़ करने की, यानी कि कैंसिल होने की। अब हम एक नया पॉइंट नागरिकता के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि 2019 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल के तहत ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 को तक, यानी कि इस बिल के तहत ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक से पहले, यानी इस तारीख से पहले यदि कोई व्यक्ति या इस तारीख को भी कोई व्यक्ति भारत में आता है, कौन व्यक्ति हैं वो कुछ समूह हैं जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन धर्मों के व्यक्ति यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख तक भारत में आते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके लिए इन समूहों के लिए उन्होंने, यानी कि संसद ने इस बिल में लिखा था कि जो कंडीशन रखी गई थी कि निवास करने के लिए 11 वर्ष की अवधि जरूरी है, उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि इन समूहों के लोगों को, यानी कौन से समूह हैं जिसमें हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, जैन आते हैं, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्मों के समूहों के जो लोग हैं, इन लोगों को 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक ये अगर भारत में आते हैं तो इनको, पहली बात तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। दूसरा, इनकी जो रहने की अवधि है, जो कंडीशन रखी गई थी कि 11 वर्ष, उसको घटा करके अब 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये बात हो गई किसकी? नागरिकता संशोधन अधिनियम की। अब एक और इसमें जो आखिरी पॉइंट है जो कि नागरिकता में ही डिस्कस कर रहेंगे हम, वो है NRI, PIO और OCI की डिफरेंस, यानी कि इनके बीच के डिफरेंस को हम चर्चा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं NRI की। NRI जिन्हें हम अनिवासी भारतीय भी कहते हैं,
ये वो भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं जो सामान्यतः भारत से बाहर रहते हैं, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। यानी कि ये हैं तो भारतीय व्यक्ति, लेकिन ये सामान्यतः विदेशों में रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं और इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है। तो ऐसे व्यक्तियों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में आने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत की यात्रा करने के लिए इन लोगों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे जो टाइप के व्यक्ति हैं, जो कि डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, वो है भारतीय मूल के व्यक्ति, जिन्हें हम PIO भी कह रहे हैं। जिसका मतलब है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो ये व्यक्ति या जिनके पूर्वज किसी, यानी कि कोई भी पूर्वज, यानी कि या तो इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी इनके भारतीय नागरिक हों, भारतीय राष्ट्रीयता के व्यक्ति हों ये, और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता रखते हैं, अर्थात उनके पास जो पासपोर्ट है वो किसी अन्य देश का पासपोर्ट हो। तो ऐसे व्यक्तियों के पास वीज़ा होना आवश्यक है। भारत की यात्रा करने के लिए इनके पास वीज़ा आवश्यक है। और सबसे आखिर में आते हैं वो व्यक्ति जो भारत के विदेशी नागरिक हैं, जिन्हें हम OCI भी कह रहे हैं, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये वो व्यक्ति हैं जो कि हैं तो विदेश के, लेकिन ये भारत में रह रहे हैं, जीवन भर भारत में रह रहे हैं। उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। भारत में भ्रमण करने के लिए उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो थे विदेश के, लेकिन वो भारत में रह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो बिना वीज़ा के भी भारत में यात्रा कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा नागरिकता के ऊपर संविधान का पार्ट 2। इसके अगले हिस्से को, यानी कि पार्ट 3 को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और आपसे आशा करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर कोई सजेशन है या कोई आपकी राय है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।